हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने में लगे हुए होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, क्योंकि इसमें मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन और साथ में इसमें न्यूमेरिकल भी होगा, इसलिए आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? नाइक्रोम, टंगस्टन और तांबा। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो सबसे सुटेबल मेटल है वायर बनाने के लिए वो हमारा है तांबा। ठीक है। सबसे अगर अच्छी बात की जाए, सबसे अच्छा अगर हमारा कंडक्टर बात की जाए तो हमारा होता है Ag, मतलब सिल्वर। उसके बाद आता है कॉपर का नंबर, उसके बाद आता है गोल्ड का नंबर Au, और उसके बाद आता है फ्रेंड हमारा एल्यूमिनियम का नंबर। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो हमारा होता है सिल्वर, और उसके बाद होता है हमारा कॉपर। तो सिल्वर की वायर तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम तांबे का यूज करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तांबा भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? तो फ्यूज तार जो होते हैं फ्रेंड एक टाइप के सेफ्टी डिवाइस होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को बचाते हैं एक्सेस में जब करंट फ्लो होता है तब। और ये बने होते हैं फ्रेंड लेड तथा टीन के मिश्र धातु के बने होते हैं। और अगर बात की जाए फ्यूज तार के रेजिस्टेंस की, तो फ्रेंड फ्यूज का जो रेजिस्टेंस होता है वो जो बहुत ज़्यादा होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? लो होता है। फ्यूज तार की जो वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। जब भी फ्रेंड करंट बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के बाद क्या होगा? उसका जब हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होने के बाद फ्रेंड क्या होगा? उसका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो तुरंत मेल्ट होकर के सर्किट को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर पूछा गया था फ्यूज तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं हमारे लेड तथा टीन के मिश्र धातु के। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। तीन प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध हमारे पास आर है, भिन्न भिन्न तरीके से इनको संयोजित किया जाता है, तो कौन सा इनमें से प्राप्त नहीं होगा? तो पहले जान लेते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस दो टाइप से हम जोड़े जाते हैं फ्रेंड, पहला सीरीज में, दूसरा हमारा पैरेलल में। ठीक है, तो बात की जाए अगर सीरीज की, तो यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस आर आर और आर हैं, इन दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3R। ठीक है, और अगर बात की जाए पैरेलल की, तो यहाँ पर आर, यहाँ पर आर और यहाँ पर भी आर है, तो इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है आर नेट इक्वल टू 1/R1, आर प्लस 1/R प्लस 1/R, तो हमारे पास R/3 गेन हो जाएगा। अगर बात करें फ्रेंड, दो को हमने क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया और एक को पैरेलल में, तो हमारे पास गेन होगा 2R/3। बट हमारा पूछा है इनमें से क्या प्राप्त नहीं होगा, तो 2R/4 किसी भी टाइप से अगर हम इसको अरेंज करें तो 2R/4 हम गेन नहीं कर सकते हैं। अब कॉपी पे एक बार फिर से कर लीजिएगा इसको। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। एक 10 ओम तार की लंबाई को हम खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया गया, तार का नया प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले आपको याद रखना होगा फ्रेंड कि अगर हमने किसी भी तार की लंबाई को 3 गुना कर दिया, ठीक है, 3L कर दिया, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? A/3 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, अगर हमने लंबाई को 3 गुना कर दिया तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला होता है फ्रेंड रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 ओम। ठीक है, पहले से ही हमारा 10 ओम है और हमने तार को 3 गुना कर दिया, तो हमारे पास एक बात याद रखिए फ्रेंड, जब भी हम तार को लंबा कर देंगे, ठीक है, किसी भी वायर को, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 90 ओम हमारा आंसर आएगा। आते अगले क्वेश्चन पर। एक 220 वोल्ट 1000 वाट बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? ये हमें अब बताना है फ्रेंड। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए जहाँ, फिर देखिए यहाँ पर फ्रेंड उस बल्ब की हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी 220 वोल्ट, और उसका पावर कितना था फ्रेंड? 1000 वाट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा V²/P। तो V हमारा कितना है? 220, और पावर हमारा था 1000, और हमें निकालना था पावर आउटपुट। तो यहाँ पर V² हमें कितना था? उसको सप्लाई देना था
110 वोल्ट की हमें सप्लाई देनी थी और आर हमने जो यहाँ से निकाल के रखा हुआ है, इसको जब हम पुट कर देंगे इसमें तो हमारे पास आ जाएगा फ्रेंड 1000 बटे में 4 दैट इज 250 वोल्ट वॉट हमारे पास आंसर गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 250 वॉट हमारे पास आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम किस पर आधारित है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड, किरचॉफ का जो पहला और दूसरा नियम है वो आधारित है। पहला नियम हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पे। आइए बताते हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। किरचॉफ का जो पहला नियम है, किरचॉफ के पहले नियम को हम संधि नियम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह संधि से संबंधित है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फ्रेंड देखिए, ये फिगर है, यहाँ पर जो ये करंट हमारे पास आई आ रहा है, इधर ये I3 निकल रहा है, I4 भी इधर की तरफ है, डायरेक्शन देखिएगा आप। तो जो फ्रेंड यहाँ पर मीट हो रही है, मतलब आ रही है धाराएं, तो ये हमारे पास कौन सी है, I1 प्लस I2। और जो बाहर की तरफ जा रही है हमारे पास कौन सी है, I3, I4 और I5। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, ये किरचॉफ का पहला नियम कहता है। ठीक है, इस नियम को हम संधि के नियम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं हमारे पास सेकेंड नियम क्या कहता है। किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है इसे हम फ्रेंड लूप के नियम से भी जानते हैं क्योंकि यह लूप से संबंधित है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ या लूप में परिपथ का जो परिणामी विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के सभी अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। देखिए कुछ इस टाइप का हमारे पास फिगर है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड VS ये वोल्टेज हमारा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 और हमारे पास करंट क्या है I। तो हमारे पास फ्रेंड VS हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास VS इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर करंट हमारा सेम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट को एक ही डायरेक्शन मिल रहा है। ये दोनों हमारे पास किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। अगर ये पैरेलल में जुड़े होते तो वहाँ पर वोल्टेज इक्वल होता। किरचॉफ के नियम देखिए फ्रेंड हमारे पास ये लूप का नियम कहलाता है। तो आप इतना याद रखिएगा, जो किरचॉफ का सेकेंड नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, VS इक्वल टू हमने बताया था, VS इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास IR1 प्लस IR2। क्वेश्चन नंबर 7 है, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। फ्रेंड जनरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास प्रतिरोध भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर हमारा जो रजिस्टेंस है वो घट रहा है, तो इनमें से बताना है वो क्या है, अतिचालक है, अर्धचालक है या विद्युत रोधी है। तो फ्रेंड सेमीकंडक्टर होते हैं वे जिनका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास प्रतिरोध क्या होता है, उनका डिक्रीज होता है। ठीक है, उसे हम अर्धचालक बोलते हैं। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। एक हीटर 100 वाट 220 वोल्ट के तार के बीच में दो टुकड़े कर समानांतर क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, हमारे पास एक हीटर है जिसपे जो रेटिंग है वो हमारे पास 100 वाट की उसकी है और उस पर 200 वोल्ट की। ठीक है फ्रेंड, हमारा एक हीटर है जिसपे 100 वाट लिखा हुआ है और 220 वोल्ट उसको रिक्वायर्ड है वोल्टेज। इसको हमें तार के दो टुकड़े करके समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट का उसको विभवांतर हम दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, तो कितनी शक्ति हमें प्राप्त होगी। तो चलिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन। इसके पहले जो हमने फ्रेंड किया था फॉर्मूला जो हमारा था R इक्वल टू, पहले हम निकाल लेते हैं उस जो हमारे पास हीटर है उसका हम नेट रजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो उस हीटर का हमारे पास रजिस्टेंस आ जाएगा 400 ओम, क्योंकि वहाँ पर 200 वोल्ट दिया हुआ था और 100 वाट दिया हुआ था। यहाँ पर रजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 400 ओम। और वो बोला है कि इसको हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, इक्वल पार्ट में। तो 400 का जब दो पार्ट हम करेंगे तो हमारे पास गेन होगा 200 और 200। और बोला है इन दोनों को हमने किस में अरेंज किया है, श्रेणी क्रम में, सॉरी समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद हमारे पास जो फ्रेंड आर नेट आएगा, ठीक है, वो आर नेट हमारे पास कितना आ जाएगा 100 ओम, क्योंकि हमने बोला था आर नेट हमारे पास कितना होता है पैरेलल में 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब 2 ओम है तो उसके पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 ओम का हमारे पास रजिस्टेंस आ जाएगा जो आर नेट आएगा। यहाँ पर पूछा था हमसे पावर, ठीक है, तो हमने रजिस्टेंस निकाल रखा है 100 और हमने बोला, उसने बोला है कि क्वेश्चन में कि उसको अब हमने दे रहे हैं 200 वोल्टेज दे रहे हैं, तो कंज्यूम कितना करेगा वो 400 वाट का। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 400 वाट होना चाहिए था।
ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हमारे पास आंसर आएगा 400 वाट। आप एक बार फ्रेंड खुद से पहले एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो, फिर इस न्यूमेरिकल को दोबारा अपने से कीजिएगा। फॉर्मूला पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमेशा एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होता है जब भी हमारे पास हीटर और बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो, पावर निकालना हो, तो आर इक्वल टू हमारे पास होता है वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है, और पी को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाता है वी स्क्वायर बाई आर। यही हमारे पास दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिया गया है, इसके संयोजक को न्यूनतम रेजिस्टेंस देना है। तो फ्रेंड पहली बात आप जानिए कि जब हमें न्यूनतम रेजिस्टेंस करना होता है, मतलब किसी भी परिपथ में अगर हमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस करना है, तो उसके लिए हम किस में अरेंज करते हैं, उसको हम अरेंज करते हैं हमेशा पैरेलल में, ठीक है। हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास फ्रेंड प्रतिरोध होता है वो एनर्जी का लॉस करता है, इसलिए हमने जोड़ दिया इसको अब पैरेलल क्रम में, मतलब समानांतर क्रम में। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आर नेट क्या हो जाता है, आर नेट हमारे पास फ्रेंड कितना होगा, 1/, यहाँ पर बोला है उसको 3 पार्ट में, 1/3, सॉरी, तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/3 ओम हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो किस में जोड़े गए हैं, सीरीज और पैरेलल क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आर है, हमारे पास आर है, आर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R/3 ओम आ जाएगा, और यहाँ पर आर कितना दे रखा है, 1 ओम, ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पर बताना है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमारा होता है अनंत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है फ्रेंड, तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है हमारा 0, ठीक है। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक हमें बताना है, तो इसको हम डिनोट करते हैं फ्रेंड अल्फा से, और इसकी जो एसआई यूनिट पूछी है तो ये हमारी होती है प्रति केल्विन, ठीक है, प्रति केल्विन हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, या हम इसको लिख सकते हैं केल्विन के पावर -1। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, तो फ्रेंड ये लगभग कितना होगा, समान रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है। जब हम फ्रेंड स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब का जो टेम्परेचर होता है वो सडनली क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो वो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर उसके अंदर बन जाता है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में कितना ताप उत्पन्न होगा, ये हमें बताना है। तो हीट बराबर जो होता है फ्रेंड, एच बराबर होता है हमारा P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर हमारे पास कितना दे रखा है, 100, और टाइम हमारे पास 2 इंटू सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो हो जाएगा 60। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 इंटू 10 के पावर 3 जूल, ठीक है। हीट बराबर हमारा होता है पावर इंटू टाइम। अगला क्वेश्चन है 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, इसका प्रतिरोध क्या होगा। फ्रेंड सेम फॉर्मूला, आर बराबर हमें निकालना है, और हमें फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू होता है हमारे पास वी स्क्वायर बाई पी। वी हमारे पास कितना दे रखा है, 230, 230 का स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे पास 230 मतलब 23 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 529, और यहाँ पर कितना 2 जीरो हम इंक्रीज कर देंगे और डिवाइडेड बाई 1000। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको फ्रेंड तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52.9 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, आर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। वी हमारे पास गिवन है और पी भी हमारे पास गिवन है, आर पूछा गया है। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर पूछा है धातु, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर धातु की जब हम तार का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी मेटल वायर का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोलिजन बहुत फास्ट होने लगता है, ठीक है। और कोलिजन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फ्रेंड, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं जिधर हमारी करंट फ्लो होती है। तो जब कोलिजन ज़्यादा तेज स्टार्ट होगा तो ये क्या करेंगे फ्रेंड, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, रोकेंगे,
तो इससे हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी धातु के तार को जब हम गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 इक्वल पार्ट में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, मतलब पैरेलल क्रम में जोड़ा गया है। तो समतुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। तो समतुल्य प्रतिरोध फ्रेंड, अगर हमसे जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 1 ओम है, 4 ओम है, तो यहाँ पर आर नेट हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला, आर डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स हमने उसको काटा है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक कितना ओम है, 1 है, और कितनी बार काटा गया है, 4 बार। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर होता है 16, तो 1/16 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ में ऐसा कौन सा चीज होता है जो फ्रेंड विद्युत ऊर्जा को ताप में कन्वर्ट करता है, तो ये हमारा होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड, ये एनर्जी का लॉस करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर बल्ब है तो इसमें जो फिलामेंट होता है एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है वो। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है फ्रेंड, अपोज करता है। ठीक है, अपोज करने के बाद इसमें ग्लो होने लगता है ये, और ये किस में कन्वर्ट होता है, ताप में बदलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, ये हमें बताना है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह के कारण क्या है, तो ये हमारा होता है विद्युतीय विभव के अंतर पे। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी की वजह से हमारा जो करंट होता है फ्रेंड फ्लो होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कांच के संचायक बैटरी का विद्युत बल हमारे पास 12 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.4 ओम है। इससे प्राप्त अधिकतम धारा हमें बतानी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा होता है फ्रेंड V बराबर आई आर। V हमारे पास दिया है 12 दिया है, और I हमें निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है 0.4। तो हमारे पास I जो आ जाएगा फ्रेंड वो हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, 12/0.4 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 ओम हमारे पास, 30 एम्पियर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि विद्युत बल्ब में 3% से बढ़ाई जाती है, विद्युत बल्ब की जो धारा है वो 30% बढ़ाई जाती है, तो शक्ति में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर पहले रिलेशन जान लेते हैं पावर और करंट का। तो पावर जो होता है हमारा फ्रेंड P=V इंटू आई होता है, मतलब पावर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि 3% हम धारा बढ़ाएंगे तो हमारे पास उसी रेशियो हमारे पास क्या होगा, उसका पावर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3%। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। एक तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है, खींचने के बाद इसका प्रतिरोध कितना होगा। हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था फ्रेंड, R=ρL/A। हमने बताया था जब भी किसी तार को हम खींचेंगे और दोगुना करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शनल उसी के रेस्पेक्ट में कम होता है, तो A/2 हो जाएगा। तो हमारा गेन होगा 4R। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, आवेश, विभवांतर, धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा हम एनर्जी को मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मापने की एक यूनिट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऋण आवेश का प्रवाह होता है, इनमें बताना है कि जो ऋण आवेश होता है उसका प्रवाह किस धर से किधर की ओर होता है। तो ऋण आवेश का प्रवाह होता है फ्रेंड निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। ताप वैद्युत युग में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं सी बैक धारा। ठीक है, जिसे हम सी बैक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हिट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, इसे मापते हैं। तो व्हिट स्टोन ब्रिज किसको मापने के लिए यूज किया जाता है, तो फ्रेंड हम व्हिट स्टोन ब्रिज का यूज करते हैं प्रतिरोध मापने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे फ्रेंड। ताप वैद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है।
तो फ्रेंड ये बताना है कि ताप वैद्युत युग्म जो एक साधन है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड ये कन्वर्ट करता है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29 पे। किसी चालक का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इनमें बताना है फ्रेंड किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ता है तापमान बढ़ाने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाने से, लंबाई बढ़ाने से घटाने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटाने से। तो फ्रेंड ये हमारा होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और किसी न किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए। और फ्रेंड जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं आपको, आप एक बार कॉपी पेन लेकर के खुद से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला एक ही हमारा बार बार लगा हुआ है। ठीक है, सभी क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक हमारे पास सीरीज कनेक्शन था, एक हमारे पास पैरेलल कनेक्शन था और एक जो हमारे पास पावर वोल्टेज और रेजिस्टेंस में एक रिलेशन था उसको मैंने बताया था। तो आप एक बार फिर से अपने से ट्राई कीजिएगा, बेशक फ्रेंड आपको आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से उस पर और सारे न्यूमेरिकल लाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।